आज हम लेंगे जो कंप्रेशन मेंबर हैं उनका डिज़ाइन किस तरह से करेंगे एज पर IS कोड 800/1984। हालांकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ये डिज़ाइन है। तो जिस तरह से मैंने कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बताया था, तो एक बार मैं फिर बताता हूँ कि कहीं भी कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू स्ट्रेस चाहिए, है ना। एरिया हमारा क्या है कि जो भी कंप्रेशन मेंबर हैं उसमें हम सिंगल एंगल का प्रयोग करते हैं। सिंगल एंगल चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। डबल एंगल का प्रयोग कर सकते हैं, जब कहीं ज़्यादा लोड आ रहा हो तो वहाँ पर डबल एंगल का प्रयोग करते हैं। और डबल एंगल के केस में क्या है कि जो गज प्लेट आपके बीच में दोनों तरफ आपके एंगल्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि गजट प्लेट के एक ही तरफ दोनों एंगल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं भी कंप्रेसिव फोर्स का अगर बाय द वे निकालना चाहें किसी मेंबर का, तो हमें एरिया इंटू एरिया हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द स्टील टेबल से मिलता है। स्टील टेबल पे एक अनुमान के अनुसार देखें कि ISA 90/60 mm का अगर हमारे पास अनइक्वल एंगल है तो उसका एरिया 1047 mm² है। और अगर बाय द वे डबल एंगल है तो इसका हम डबल कर दें, 1047 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2094 mm² इसका एरिया आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम दूसरा केस करते हैं कि स्ट्रेस कैसे निकालें। स्ट्रेस के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेंडर रेशियो चाहिए, यानी कि L/R का मान चाहिए। इसमें L इफेक्टिव है और R क्या है हमारा, दैट इज़ द R मिनिमम, है ना। R मिनिमम क्या है हमारा, दैट इज़ √I min/A, ठीक है। तो डबल एंगल के केस में हम R मिनिमम का मान क्या होता है, I min अपॉन एरिया क्या है हमारा, ग्रॉस एरिया, यानी दो एंगल का एरिया है। हमेशा जब डबल एंगल प्रयोग करते हैं उस समय हमें I मिनिमम का मान जो है निकालना पड़ता है। L क्या है हमारी, वो इफेक्टिव लेंथ है जो मेंबर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि मेंबर आपका कंटिन्यूस है, यानी ऐसा मेंबर जो एक सपोर्ट पर रेस्ट करने के बाद डिफरेंट सपोर्ट पर रेस्ट करता है वो आगे लास्ट सपोर्ट पर रेस्ट करता है, इस तरह के मेंबर आपके कंटिन्यूस कहलाते हैं। और ऐसा मेंबर जो एक सपोर्ट पर रेस्ट करने के बाद दूसरे सपोर्ट पर ही सीधे रेस्ट करता है वो मेंबर आपके डिसकंटिन्यूस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि अगर बाय द वे मेंबर आपका डिसकंटिन्यूस है तो मेंबर डिसकंटिन्यूस में अगर एंड्स पर सिंगल सिंगल रिवेटेड हैं तो इफेक्टिव लेंथ उसकी टोटल लंबाई के बराबर होगी। और यही मेंबर अगर आपका डिसकंटिन्यूस है, एंड पर 2 या 2 से ज़्यादा रिवेट हैं, उस समय इफेक्टिव लेंथ का मान 0.85 इंटू टोटल मेंबर की लंबाई। तो सपोज करें अगर मेंबर की लंबाई 2 मीटर है तो पहले केस में क्या है, अगर आपका मेंबर डिसकंटिन्यूस है और सिंगल सिंगल रिवेटेड है तो L बराबर L, यानी कि 2 मीटर इफेक्टिव लंबाई बराबर 2 मीटर टोटल लंबाई हम लेकर चलेंगे। और अगर बाय द वे एंड्स पर आपके 2 रिवेट से ज़्यादा रिवेट हैं तो L बराबर 0.85 इंटू 2 मीटर करेंगे, यानी कि 1.7 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से मेंबर अगर आपका कैसा है, कंटिन्यूस मेंबर है, तो कंटिन्यूस मेंबर के केस में क्या होता है कि एंड्स पर या तो सिंगल सिंगल रिवेट हो या डबल रिवेट हो, 2 से ज़्यादा रिवेट हो, L बराबर 0.85 L, ठीक है। ये हम लेकर चलेंगे, यानी कि कंटिन्यूस मेंबर के केस में L का मान हम ऐसे 0.85 L लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव लेंथ मिल जाती है। अब मेन चीज़ आती है कि हमारा R का मान क्या है। R का मान हमारा क्या है, दैट इज़ अगर हम सिंगल इक्वल एंगल यूज़ करते हैं तो RBB का मान प्रयोग करेंगे उसमें। और अगर आपका अनइक्वल एंगल है, सिंगल है, तो हम उसमें RYY का मान प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे डबल एंगल है तो मान हमारा क्या होगा, दैट इज़ द RXX या R मिनिमम हम निकालेंगे। और वो हमारा किसके आधार पे होगा, IXX और IYY निकालने के बाद फिर हम उस डिवाइड बाई एरिया करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R मिनिमम मिल जाएगा। तो इस तरह से L/R का मान मिल जाता है, सिलेंडर रेशियो मिल जाता है। तो हमारे पास एक टेबल है, उसमें करस्पॉन्डिंग जो आपके सिलेंडर रेशियोज़ हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है, 10, 20, 30, 40 बाई इस तरह से। और इसके बाद जो हमारे स्ट्रेस का मान है वो डिफरेंट ग्रेड की स्टील के आधार पर स्ट्रेस के मान डिफरेंट हैं। तो हमारे पास जो स्टील के ग्रेड हैं वो FE 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 तक हैं। तो हमने FE 250 अगर लेकर चलें तो उसमें देखें कि जैसे जैसे सिलेंडर रेशियो का मान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे स्ट्रेस का मान हमारा कम होता चला जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि L/R का मान, यानी सिलेंडर रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रेस का मान हमारा कम हो जाता है। तो जितने भी मेंबर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो कंप्रेशन में बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो स्ट्रेस बियर है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से हम ये फोर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन से स्ट्रेस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि रेगुलर वैल्यूज़ आपकी नहीं आएंगी। और एक अनुमान के अनुसार अगर आप मान के देखें कि L/R का मान अगर 30 है, FE 250 ग्रेड की हमारी स्टील है, तो उसमें जो स्ट्रेस का मान है 134 है। और अगर 40 है L/R का मान तो उसमें उसका मान 129 Nm/mm² है। हमारे पास कोई वैल्यू आती है L/R की, बाई दी हुई 33 आती है। तो इसका मान किस तरह से निकालेंगे, तो देखें 30 और 40 में जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है, और 134 और 129 में जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है। तो अगर 10 का डिफरेंस यहाँ पर सो रहा है तो स्ट्रेस में डिफरेंस जो 5 का हो रहा है, एक में डिफरेंस है तो 5/10, और 30 और 33 में डिफरेंस 3 का है। तो वहाँ पर जो डिफरेंस है वो
3 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 × 3 करेंगे तो सीधे 1.5 आ जाएगा। तो 134 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 132.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कोफिशिएंट 0.8 का भी हम यूज़ करते हैं और उसमें एक सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि अगर L बराबर L लिया है तो हमें जब फोर्स निकालते हैं तो एरिया इंटू स्ट्रेस करने के बाद हमें 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और अगर L बराबर अगर हमने L लिया है तो वहाँ पर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और L बराबर अगर 0.85 L लिया है तो उसमें हम 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम फोर्स इंटू एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हाउ टू फाइंड द डिज़ाइन, हाउ टू गेट द डिज़ाइन। तो किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि उसमें उस मेंबर का जो क्वेश्चन में दिया होगा, एक तो लोड दिया होगा, मेंबर की लंबाई दी होगी, मेंबर किस टाइप का है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ये दिया होगा, एंड पर कंडीशंस क्या है, एंड पर रिवेट कितना है, सिंगल रिवेट है या एक से ज़्यादा रिवेट है, 2 रिवेट है, 2 से ज़्यादा रिवेट है, इस तरह की कंडीशन उन्होंने दी होगी। तो हमें मेंबर का डिज़ाइन करने लगा कि हमें एक एंगल का चयन करना है, उसमें दिया होगा कि इक्वल एंगल का चयन करना है या अनइक्वल का चयन करना है या आपके डबल एंगल का चयन करना है। तो इसके डिज़ाइन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहला पॉइंट हमारा आता है कि आप इफेक्टिव लेंथ निकालें। कंडीशन के आधार पर हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, L बराबर 0.85 L या L बराबर L निकालेंगे। इसके बाद इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में हमें क्या चाहिए, फोर्स अपॉन पॉसिबल स्ट्रेस चाहिए। तो पॉसिबल स्ट्रेस का मान आप देखेंगे कि अगर L सेक्शन हम यूज़ करते हैं, हम एंगल यूज़ करते हैं तो उसमें पॉसिबल स्ट्रेस कितना है हमारा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पॉसिबल जो SLR सिलेंडर रेशियो वो 100 लिया है हमने। और अगर I सेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा जो स्ट्रेस का मान है पॉसिबल वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और वहाँ पर जो पॉसिबल जो SLR है उसका मान हमारा 80 है। और इसके बाद अगर बिल्टअप सेक्शंस हैं तो उस केस में हमने क्या लिया है, जो पॉसिबल स्ट्रेस है उसका मान 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और SLR सिलेंडर रेशियो पॉसिबल जो है वो हमारा 40 लिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर बाय द वे एंगल सेक्शन है उसका डिजाइन करना है तो एरिया निकालने क्या करें, लोड डिवाइड बाय पॉसिबल स्ट्रेस। पॉसिबल स्ट्रेस कितना लिया हमने 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो उससे हम एरिया निकाल लेंगे। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, R का मान निकालेंगे, R जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, वो क्या हमारा इफेक्टिव लेंथ बटे पॉसिबल SLR। तो एंगल का केस अगर लेकर चलें तो L/100 कर लें, पॉसिबल SLR हमारा कितना 100 है, तो हमने क्या किया L/100 लिया और उसके बाद हमें R का मान मिल गया। तो अगर हमें सिंगल इक्वल एंगल का डिज़ाइन करना है तो RB भी लिखा जाएगा वहाँ पर, और अगर बाय द वे अनइक्वल एंगल है तो वो मान RYY का कहलाएगा, और किसी कारण से अगर डबल एंगल है तो मान आपका RXX का होगा। अब हम जाते हैं सीधे स्टील टेबल पर, हम ऐसे मेंबर का डिज़ाइन करते हैं जिसका एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया लगभग उससे आसपास हो, और जो R का मान जो हमने देखा है वो भी उसके आसपास हो। तो हमने सपोज करें एक मेंबर का चयन कर लिया, जिससे हमने मेंबर का चयन कर लिया तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये जो मेंबर हमने डिसाइड किया है ये वास्तव में उतना लोड बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया इसमें कि एरिया तो हमें पहले से मालूम है, एरिया तो हमने ज़्यादा ही लिया है, तो अगर सिंगल एंगल है तो वही एरिया मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया कि जो आपका एंगल है उसका एक्चुअल L/RB भी निकाला हमने। अगर आपका सिंगल इक्वल एंगल है तो आपने सिलेंडर रेशियो निकाल लिया है, और इसके बाद अगर आपका बाय द वे एंगल आपका अनइक्वल है तो L/RYY के हिसाब से जो चेंज किया था, तो एक्चुअल में जो RYY है वो हम रखेंगे तो L/RYY यानी SLR आ जाएगा, उसके आधार पर हम क्रॉसपोंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। और इसी तरह से अगर बाय द वे आपने RXX वाले डबल एंगल लिए हैं तो उसका हम क्या निकालेंगे, पहले IXX और IYY निकालेंगे। उस IXX और IYY में से जो I मिनिमम होगा उसकी वैल्यू को नोट करेंगे। फिर इसके बाद निकालेंगे एक्चुअल R मिनिमम बराबर √I मिनिमम अपॉन A, तो उससे आपका R मिनिमम का मान आ जाएगा। फिर हम सिलेंडर रेशियो निकालेंगे L/R मिनिमम, उसके आधार पे जो भी आपका सिलेंडर रेशियो का मान आ रहा है उसके आधार पे क्रॉसपोंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका एरिया इंटू स्ट्रेस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब L बराबर L लिया है आपने तो 0.8 से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, और L बराबर 0.85 L लिया है तो उसमें 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक थोड़ा सा एक चेक और दिया है कि जो आपका SLR है उसका मान आपका 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग लेग डिवाइड बाई प्लेट की मोटाई, जो आपकी एंगल है उसकी मोटाई अगर T है, बाय दी हमने जैसे लिया है कि 90/60/6 mm का हमने लिया है कोई भी एंगल और अनइक्वल एंगल है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग लेग हमने कौन सी रखी है 60 वाली, क्योंकि 90 वाली लेग का कनेक्शन में गेज प्लेट से कर दिया है। तो 60/6 वो हमारा 10 आता है, लेस देन 16 है, तो ये हमारा डिज़ाइन ब्रो क्लियर हो जाता है। तो इसमें ये है कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो जो डिज़ाइन लोड है अगर बाई दी हुई वो 80 किलो न्यूटन का लोड है, तो हमने जो लास्ट में जो कैलकुलेशन करके जो लोड की कैलकुलेशन की है इनटू जो एक्चुअल स्ट्रेस निकाल कर किया है, इसका मान हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर बाई दी हुई हमें डिज़ाइन करना 80 किलो न्यूटन का,
तो जो हमारा लास्ट में जो लोड निकल के आ रहा है वो हमारा 85 या 90 किलो न्यूटन निकल कर आना चाहिए, तो वो डिज़ाइन हमारा सेफ़ है। तो चलिए दोस्तों हम बोर्ड पर चलते हैं ताकि मैं ये चीज़ें आपको आसानी से समझा सकूँ। तो इसमें सबसे पहले हम चलो फोर्स ही निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, कंप्रेसिव फोर्स। तो कहीं पर भी कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया इनटू स्ट्रेस। ठीक है, एरिया हमें कहाँ से मिलेगा, ये स्टील टेबल से मिल जाएगा। अगर बाई दी वे ए एरिया हमारा कितना है 1047 mm स्क्वायर फॉर ISA 90 60 बाई 6 mm। ठीक है, अगर डबल एंगल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1047 इंटू 2, सो इट विल कम 2094 mm स्क्वायर। तो ये तो चीज़ बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर लेंगे एरिया को। अब आता है हमारे स्ट्रेस। स्ट्रेस के केस में हमें क्या चाहिए, SLR, जिसको हम कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। ये जो सिलेंडर रेशियो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, L/R मिनिमम के ऊपर डिपेंड करता है, L/R। L हमारी क्या है, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, ये क्या है हमारी इफेक्टिव लेंथ। तो अब यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है ये हमारी दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि मेंबर हमारा कैसा है, अगर डिसकंटिन्यूअस, मेंबर कैसा है डिसकंटिन्यूअस, और एक मेंबर कैसा है यहाँ पर कंटिन्यूअस। ये दो कंडीशन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मेंबर आपका डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ मेंबर आपका कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस मेंबर के केस में कहा गया है कि एंड पर अगर सिंगल सिंगल रिवेट है, यानी डॉक्टर कई बार डोज आपको देता है सुबह और शाम की, एक गोली सुबह एक गोली शाम, तो यहाँ पर L बराबर कितना हो जाता है, दैट इज़ L, यानी इफेक्टिव लेंथ आपकी टोटल लंबाई के बराबर है। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पर रिवेटिंग अरेंजमेंट 2 या 2 से ज़्यादा है, उस केस में इफेक्टिव लेंथ का मान आएगा 0.85 L। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर L बराबर 2 मीटर है, पहले केस में डिसकंटिन्यूअस मेंबर है और सिंगल सिंगल रिवेटेड है, तो इफेक्टिव लेंथ कैपिटल लंबाई के बराबर होगी, टोटल लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा रिवेट हैं तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 0.85 L, यानी कि जो आपकी टोटल लंबाई अगर 2 मीटर है तो 0.85 से गुणा करेंगे यानी 1.7 मीटर आ जाएगी। कब, जब हमारे एंड्स पर 2 रिवेट या 2 से ज़्यादा है, तो इफेक्टिव लेंथ का मान 1.7 मीटर आ जाएगा। और पहले केस में जो सिंगल सिंगल रिवेटेड है उस केस में L का मान 2 मीटर ही आ जाएगा। अब देखें मेंबर अगर आपका कंटिन्यूअस है, तो मेंबर कंटिन्यूअस के केस में कहा गया है कि अगर एंड पर हमारे सिंगल सिंगल रिवेट है या आपके डबल रिवेटेड है इस तरह से, या 2 से ज़्यादा रिवेट हैं, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखें L बराबर 0.85 L, यानी कंटिन्यूअस मेंबर के केस में हमेशा 0.85 L, और डिसकंटिन्यूअस मेंबर के केस में अगर एंड्स पर सिंगल सिंगल रिवेट है तो L बराबर L, और अगर आपके डबल रिवेटेड हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो L बराबर 0.85 L। ये आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, L इफेक्टिव का मान आसानी से मिल गया है। अब R मिनिमम का मान क्या है, ये हमारा हो जाएगा RBB। ये मान क्या है हमारा RBB, कब, जब एंगल हमारा इक्वल एंगल है, इक्वल सिंगल। ये एंगल कैसा है हमारा, इक्वल सिंगल। ठीक है, तो हमें चूंकि मेंबर दिया गया है उसका कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, तो सीधे स्टील टेबल में जाकर हम RBB का मान नोट कर लेंगे। अगर बाई दी वे कोई भी ISA 90 60 बाई 6 mm का दिया गया है कोई एंगल, तो स्टील टेबल में जाकर हम RBB का मान सीधे निकाल लेंगे, L/R मिनिमम निकाल लेंगे, सिलेंडर रेशियो आ जाएगा, फिर टेबल दी गई है उस टेबल से हम इंटरपोलेशन से स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर RYY हम यूज करते हैं कब, जब एंगल कैसा आपका अनइक्वल एंगल है। दिस इज सिंगल अनइक्वल एंगल, अनइक्वल सिंगल कैसा एंगल है, अनइक्वल है। ठीक है, उस केस में हम क्या लिखेंगे RYY, ये हम स्टील टेबल से देखेंगे। जैसे हमारा 90 60 बाई 6 mm का अगर बाई दी वे एंगल है तो सीधे स्टील टेबल में RYY का मान देख लेंगे, और RYY का जो भी मान है वो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। तो L/R मिनिमम का मतलब RBB या RYY, और इसके बाद हम लेते हैं इसमें क्या, R मिनिमम का मान क्या होता है, √I मिनिमम अपॉन एरिया। ये क्या है, डबल एंगल के केस में। R मिनिमम किसके केस में है, डबल एंगल के केस में। तो डबल एंगल के केस में हम कहते हैं I मिनिमम का मान कैसे निकालेंगे, IXX और IYY, इनमें से जो भी लीस्ट, इसको कहते हैं लीस्ट, इनमें से जो भी लीस्ट है उसकी x एक्सिस और y एक्सिस पर हम क्या करेंगे, I निकालेंगे, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। इनमें से जो कम होगा वो हमारा I मिनिमम होगा। और एरिया क्या है, 2 एंगल है तो उनका एरिया, जैसे हमने 90 60 बाई 6 mm का लिया है 1047 mm स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका
डबल कर देंगे इसका, तो इट इज़ 2094 mm²। इसका L/R का मान, तो R मिनिमम आपको मिल जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L/R का मान आसानी से मिल जाएगा। और L/R के मान में क्या है हमारा कि एक टेबल दी गई है, एक टेबल में L/R का मान दिया है और एक दिया है हमारा सिग्मा AC। सिग्मा AC क्या है, ये हमारा स्ट्रेस है। तो एक अनुमान के अनुसार हमारे पास अगर L/R 10, 20, 30 है, तो यहाँ पर मान इसका 150 है, यहाँ पर इसका मान 148 है और यहाँ पर इसका मान से 145 मान लीजिएगा आपका। ये 145 क्या है, न्यूटन पर mm² है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेस है। और ये हमारा क्या है, 10, 20, 30, 40, ये क्या है हमारे, ये L/R का मान है। ठीक है, तो ये जो L/R का मान है, स्ट्रेस का मान है, आप देखें ये हमने Fe 250 ग्रेड के लिया है। हालांकि जो स्टील के ग्रेड है वो आपके क्या है, 220 हैं, 230 हैं, 240, 250, 260, 280, 300 इस तरह से, लेकिन हमने Fe 250 ग्रेड के लिए। तो जैसे जैसे सिलेंडर रेशियो का मान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे स्ट्रेस का मान हमारा कम होता जा रहा है। यानी कि जितनी भी कोई चीज़ कंप्रेशन मेंबर ज़्यादा लंबा होगा, उसके द्वारा स्ट्रेस कम होने की वजह से कम फोर्स जो है बियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये R मिनिमम निकालने के केस IXX IY मिनिमम, ये मैंने पिछली जो YouTube में डाला था उसमें आपने एक क्वेश्चन में देखा होगा किस तरह से हम IXX और IY भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि RB भी हमारे किसके लिए, सिंगल इक्वल एंगल यूज़ कर रहे हैं। RYY कब है, जो हमारा अनइक्वल एंगल यूज़ हो रहा है उस केस में, सिंगल अनइक्वल एंगल के केस में। और R मिनिमम हम कैसे निकालेंगे फिर, √I minimum/A, यहाँ पर IXX और IY निकाल के फिर उसके बाद करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इंटरपोलेशन से हम कैसे निकालते हैं। मान लो 30 के लिए कोई मान इन्होंने दिया 145, मान लो एक 30 के लिए कोई मान है हमारा से 145 और 40 के लिए मान लो इसका मान है कितना, 140। 40 के लिए कोई भी मान है 140, हमारे पास कोई चीज़ आ रही है कितने, 33 की, यानी SLR कितना आ रहा है, 33। तो आप कैसे निकालेंगे, इस और इसका डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, 5 का। तो ये डिफरेंस अगर 1 का हो जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5/10। देखो 30 और 40 का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ 145 40 में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो ये डिफरेंस अगर 10 का है तो डिफरेंस 5 का, अगर ये एक डिफरेंस 1 का हो जाए तो 5/10 हो जाएगा। और 30 और 33 में डिफरेंस कितना है आपका, 3 का, तो कितना हो जाएगा, 15/10। ये बराबर कितना हो, 1.5। तो ये 145 में 1.5 कम कर देंगे तो 33 के लिए जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 143.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत आसान है, इससे इंटरपोलेशन से आप सीधे निकाल लेंगे स्ट्रेस का मान। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कहीं भी हम कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स किसी भी मेंबर का, तो हमें क्या करना है, एरिया ये स्टील टेबल से मिल जाएगा और इसके बाद हम करते क्या है, स्ट्रेस ये हमें किससे मिल जाएगा, सिलेंडर रेशियो से मिल जाएगा, स्ट्रेस टेबल से मिल जाएगा। और इसमें कंडीशनल है कि 0.8 से मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, व्हेन L = L, यानी कि इफेक्टिव लेंथ अगर टोटल लंबाई के बराबर है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और कंप्रेसिव फोर्स बराबर एरिया इनटू स्ट्रेस, तो कब, जब हमारा L = 0.85 L है। तो इस तरीके से आप किसी भी जो कंप्रेशन मेंबर है उसका फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारी प्रक्रिया बहुत ही आसान है जो पिछली बार मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अब ये मैंने आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में बता दिया कि 0.8 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब L = L, यानी कंडीशन हमारी कौन सी है, मेंबर डिसकंटिन्यूअस और एंड पर हमारे सिंगल रिवेटेड है। एंड्स पर डबल रिवेटेड हो या मेंबर आपका कंटिन्यूस हो और एंड पर सिंगल में डबल हो, उस केस में चूंकि हम 0.85 L लेते हैं तो यहाँ पर सीधे एरिया इनटू स्ट्रेस करेंगे, सीधे उस मेंबर के द्वारा बियर किया गया कंप्रेसिव फोर्स का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम यहीं पर लेते हैं कि हाउ टू मेक ए डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में बिल्कुल उल्टा चलते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन क्या है हमारा, बिल्कुल उल्टा है। डिज़ाइन में क्या चीज़ दिया होगा, एक तो उसने लोड दिया होगा कि कोई मेंबर है कितना लोड बियर कर सकता है, एक उसने दिया होगा कि एंड कंडीशन क्या है। एंड कंडीशन आप समझते हैं, एंड पर सिंगल रिवेट है या डबल रिवेट है। इसके बाद इसने क्या दिया होगा कि मेंबर कैसा है, क्या दिया होगा कि मेंबर आपका कैसा है, मेंबर आपका कंटिन्यूस मेंबर है, मेंबर आपका डिसकंटिन्यूस है। एक इन्होंने दिया होगा लंबाई कि किसी मेंबर की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, हमें ये डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन मीन्स कि उस मेंबर का सेक्शन का सिलेक्शन करना है जो उस लोड को बियर कर ले, ये हमारा कहलाता है डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर में। तो एल का मान दिया है, एक इन्होंने ग्रेड दिया होगा, स्टील का ग्रेड हमारा कितना है Fe 250। ये नॉर्मली हम Fe 250 ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 न्यूटन पर mm²। ये किसी भी स्ट्रक्चरल स्टील की ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो देखो इसमें करते क्या है, पहला पॉइंट हम लेते हैं सीधे L।
तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इफेक्टिव लेंथ का डिटर्मिनेशन, यानी कि फाइंड एल, एल इज़ व्हाट, इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ का केस कंडीशनल है कि वेदर इट इज़ एल बराबर एल और एल बराबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एल बराबर 0.85 एल। यहाँ पर क्या है, एल बराबर एल या एल बराबर 0.85 एल। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कि अगर आपका मेंबर आपका डिसकंटिन्यूस है और क्या है, एंड पर सिंगल सिंगल रिवेटेड है, तो एल बराबर एल आ जाएगा। और यहाँ पर मेंबर कैसा है, मेंबर चाहे कंटिन्यूस हो या आपका डिसकंटिन्यूस हो, और उसमें एंड पर अगर 2 रिवेट या 2 से ज़्यादा हैं, ये मेंबर आपका कंटिन्यूस है, सिंगल सिंगल रिवेटेड, तो एल बराबर 0.85 एल लेंगे इस आधार पर। अब हम क्या करते हैं, इसमें दूसरा केस है फाइंड द एरिया। क्या करते हैं, फाइंड एरिया, यानी एरिया चाहिए हमें, है ना। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लोड, यानी इनकमिंग लोड कितना है, W, दैट इज़ W। और इसके बाद क्या है हमें, पॉसिबल स्ट्रेस, क्या चाहिए हमें, पॉसिबल स्ट्रेस। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, mm² में एरिया मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, फाइंड द पॉसिबल स्ट्रेस। तो पॉसिबल स्ट्रेस मैंने बताया था कि अगर एंगल का केस है तो पॉसिबल स्ट्रेस कितना है आपका 80 न्यूटन पर mm², और पॉसिबल SLR इसका मान कितना है आपका 100 है। अगर यहाँ पर हम आई सेक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें पॉसिबल स्ट्रेस कितना है 100 न्यूटन पर mm², जो मानकर चलेंगे आप। और इसके बाद एज पर IS कोड है ये सारी चीज़ें 800-1984, तो यहाँ पर SLR का मान कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। और यही सेक्शन अगर हमारे बिल्टअप सेक्शन है, ये सेक्शन कैसे हैं, बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन में इस तरह के सेक्शन जिसमें आपको एरिया अगर सफिशिएंट ना मिल पाए तो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे एक प्लेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इसका एरिया बढ़ जाता है, साथ साथ इसका IXX और IYY का मान भी बढ़ जाता है। तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर बिल्टअप सेक्शन है तो इसका मान, स्ट्रेस का मान 140 न्यूटन पर mm², और यहाँ पर जो SLR का मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस एरिया से डिवाइड करके, हम स्ट्रेस से डिवाइड करके एरिया आपको सीधे मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट दी मेंबर। यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, SELECT, सेलेक्ट दी मेंबर। सेलेक्ट दी मेंबर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम स्टील टेबल, यानी कि स्टील टेबल से हमने मेंबर का सिलेक्शन किया, ऐसे मेंबर का सिलेक्शन किया जिसका एरिया रिक्वायर्ड से हमारा ज़्यादा हो, और जो हमारा ये जो आ रहा है हमारा SLR, यहीं पर देखेंगे अभी हम क्या निकालेंगे, इसी में L का मान निकालेंगे, L अपॉन पॉसिबल SLR। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक चौथा पॉइंट है, सिलेक्शन करने से पहले यहाँ निकालेंगे हम L डिवाइड SLR, यानी L अपॉन SLR निकालेंगे। तो पहला केस था हमारा कितना 100 है, तो इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा R का, है ना। ये मान जो R का है ये क्या है हमारा, या तो RBB अगर सिंगल इक्वल एंगल है, या मान आपका RYY, कब, जब हमारा अनइक्वल एंगल है, सिंगल है लेकिन, या ये मान किसका होगा, RXX का होगा, ठीक है। इस आधार पर हम क्या है, सिलेक्ट दी मेंबर फ्रॉम स्टील टेबल, किसके आधार पे, पांचवा पॉइंट किसके आधार पे करेंगे हम, एरिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड R, एरिया एंड R। तो जो भी हमने डिसाइड किया है एरिया के आधार पे और R के आधार पे, R में क्या होगा, या तो RBB या RYY या RXX। तो अब हम क्या करेंगे, छठा पॉइंट है इसमें, एक्चुअल SLR, ACTUAL, एक्चुअल SLR, ये क्या निकलेगा हमारा, L अपॉन R, यानी L हमने क्या निकाली, वो इफेक्टिव लेंथ कंडीशन के आधार पे, और R क्या है हमारा, दैट इज़ RBB जो हमने सेलेक्ट किया है, या RYY जो हमने सेलेक्ट किया है उस मेंबर का, या RXX क्या है हमारा, दैट इज़ L अपॉन RXX। इसका मान क्या है, अंडर रूट IXX और IYY अपॉन A, जिसको हम कहते हैं I मिनिमम, क्या कहते हैं इसको, I मिनिमम अपॉन A। तो हमें डबल एंगल के केस में क्या करना है, IXX निकालना है, IYY निकालना है, उनमें से जो कम है उसका मान रखेंगे, डिवाइड बाई एरिया करके अंडर रूट करेंगे तो सीधे R का मान आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सातवां पॉइंट, सीधे स्ट्रेस का मान निकालेंगे। स्ट्रेस का मान कैसे निकालेंगे, बाई इंटरपोलेशन, INTERPOLATION, बाई इंटरपोलेशन। जैसे ही मैंने बताया कि इंटरपोलेशन से हमने इस तरह से निकाला है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक स्ट्रेस निकाल लिया। और इसके बाद एक आठवीं कंडीशन है कि आउटस्टैंडिंग लेग
डिवाइड टी शुड बी लेस देन 16, यानी कि जैसे अभी हमने 90/60 mm का लिया था, तो आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी हमारी 60 mm वाली। आउटस्टैंडिंग माने जो गजेट प्लेट से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइड बाई जो आपका एंगल है उसकी मोटाई टी। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, ISA 90/60 mm लिया है, तो 60/6 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10, जो लेस देन 16 है, इट इज़ ओके। देन फाइंड, और नवा पॉइंट क्या है, देन फाइंड FC। एफ बराबर क्या है, एरिया इनटू स्ट्रेस। और स्ट्रेस कौन सा है, वो स्ट्रेस जो हमें कहाँ से मिला है, ऐसा स्ट्रेस जो हमें कहाँ से मिला है, एक्चुअल में SLR से मिला है। ठीक है, तो ये हमने इंटरपोलेशन से निकाला है। अब इसमें देख लें कंडीशन क्या है कि 0.8 से आपको मल्टीप्लाई करनी है या नहीं करनी है। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब L बराबर L लिया है। ठीक है, और 0.8 से मल्टीप्लाई कब नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 0.8 व्हेन L बराबर L। और फिर क्या है यहाँ पर, F बराबर एरिया इनटू स्ट्रेस व्हेन L बराबर 0.85 L। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंप्रेसिव फोर्स का मान आ रहा है, ये आपके डिजाइंड फोर्स ये जो है ये इससे हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल में ये W का मान कितना है, सपोज करें 90 kN, कितना है ये 90 kN, तो इसका मान जो है ये कितना आना चाहिए, लगभग 95 kN आना चाहिए। तो जो आपने डिज़ाइन किया है वो मेंबर आपका सिलेक्टेड हो गया, यानी कि एक ऐसे मेंबर का डिज़ाइन करना था जो बाय द वे अगर सिंगल है तो वो 90 किलोन्यूटन के लोड को बियर कर ले। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये आसानी से 95 किलोन्यूटन के लोड को बियर कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, RBB, RYY और RXX। ठीक है, और RXX क्या है, √IXX और IYY, यानी कि I मिनिमम IXX और IYY में से जो मिनिमम वो ले लेंगे और डिवाइड बाई एरिया करेंगे, उसका √ करें, तो आपका R मिनिमम को माना है। R मिनिमम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे डबल एंगल का प्रयोग हो। ठीक है, चाहे वो गजेट प्लेट के एक ही ओर हों या गजेट प्लेट के दोनों ओर हों। अगर सिंगल एंगल है हमारा इक्वल है तो केवल RBB का मान सीधे ही आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन का एक क्राइटेरिया है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, निश्चित ही आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरीज लगती है तो आप मेरे YouTube पर आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे WhatsApp पे भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये निश्चित ही आपको जो मैंने बताया ये काफ़ी समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से पढ़ के आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो आज पूरा हो गया, जिसमें मैंने कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन और साथ साथ कंप्रेसिव फोर्स निकालने सिस्टम वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम जो स्टील ट्रस में जो मेंबर होते हैं उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे और कैसे आप उस मेंबर का फोर्स डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।